हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे जनरल नॉलेज भारत के बारे में जो हर किसी हिंदुस्तानी को मालूम होना चाहिए। तो जल्दी से एड एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सीखते रहें। इस वीडियो के एंड में हम जान पाएंगे हिस्टोरिक फैक्ट्स, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, मज़हब के बारे में और हिंदुस्तान को वर्ल्ड के साथ रिलेट करके, और फाइनली हम कोरोना के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ बनते रहिएगा, एंड तक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि उसका नाम जाने। इंडिया दैट इज़ भारत, ये हिंदुस्तान के आइन का जो पहला आर्टिकल है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, इंडिया दैट इज़ भारत। और ये आर्टिकल इसके आगे भी है। यहाँ पे वो आर्टिकल दो नाम कहता है हिंदुस्तान के। पहला वाला कहता है इंडिया, दूसरा वाला कहता है भारत। और ये भारत पुरानाज़ में आया हुआ है, इसलिए इस भारत को रिटेन किया गया है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि इंडिया को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आपने ये तस्वीर देखी है, ये इंडिया और सब कॉन्टिनेंट की है। यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम इंडस है। आप सब जानते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसके इस पार वाले लोगों को पर्टिकुलरली एक तो ग्रीक्स और दूसरा अरबस, इनको हिंदी कहते थे, यानी कि हिंदू कहते थे या हिंदी कहते थे। यानी कि हिंदुस्तान वाला नेम जो है अरब और ग्रीकस ने हमें दिया हुआ है। पहले जो हिंदुस्तान टर्म यूज़ हुआ करती थी वो खाली इस इंडिया के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि जितना भी सारा मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस सारी चीज़ को हिंदुस्तान ही कहा जाता था और ये सारी एक ही थी। फिर बाद में ये बटा। तो हम आगे चलते हैं। दोस्तों, जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब है यह नॉर्थ से लेकर इस पॉइंट से लेकर साउथ के इस पॉइंट तक, और ईस्ट के इस पॉइंट से लेकर वेस्ट के इस पॉइंट तक इंडिया का एरिया जो है 3.287 मिलियन किलोमीटर्स। ये मिलियन किलोमीटर क्या होता है वो हम ऐसे देखेंगे कि एक डिब्बा है, ये इस तरफ भी 1 किलोमीटर है 1 km, और इस तरफ भी 1 km किलोमीटर है। इन्हीं डिब्बों से अगर इंडिया को ढका जाए या इंडिया के ऊपर रखे जाए तो वो 3.287 मिलियन डब्बे होंगे जो इंडिया को ढक पाएंगे। तो इंडिया में 138 करोड़ लोग रहते हैं और हमारा जीडीपी जो है 2.62 लाख करोड़ है यूएसडी। जब मैंने अब आपको बात की है इंडिया की एरिया की, ये वाला पोर्शन जो मैंने ऊपर से काट लिया और ये वाला पोर्शन ऊपर से काट लिया, तो एक्चुअली में इस वाले पोर्शन के बगैर हम इंडिया की बात कर रहे हैं। यानी कि एरिया तो हमने यहाँ से बताया, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। सिल्क रूट और काराकोरम हाईवे, ये एक हाईवे है जो चाइना से होके आके यहाँ से, ये पास आप देख रहे होंगे कश्मीर को, अगर आप कभी भी जूम करके देखोगे तो यहाँ पे एक पास आप देखोगे जिसका नाम काराकोरम है, और ये रोड यहाँ से होके सीधे पाकिस्तान चला जाता है। और इस वाले लैंड को POK कहते हैं हम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये वाला जो है चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और इसी वाले पोर्शन में यहाँ पर K2 जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन है। जब ये बात आ गई तो इसमें हम ये बात भी करेंगे कि ये जो सिल्क रूट हमने जिसकी बात की है, ये सिल्क रूट और K2 जो दुनिया का सबसे दूसरी चोटी है, वो हिंदुस्तान के कब्जे में नहीं है बल्कि पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है। और ये वाला कश्मीर जो है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक तो पाकिस्तान को और दूसरा चाइना को, और उस वाले पोर्शन से इंडिया को बिल्कुल कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तुर्की के साथ, जैसे तुर्की को मेडिटेरियन सी जितना बूस्टअप करता है उसकी इकॉनमी को, उसी तरह से ये वाला पोर्शन हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है अगर ये हमारे कंट्रोल में होगा। और इससे जितना भी फ़ायदा मिल रहा है, एक तो पाकिस्तान को मिल रहा है, दूसरा चाइना को मिल रहा है, क्योंकि चाइना अपना सारा जितना भी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से पाकिस्तान में बेच रहा है, और पाकिस्तान अच्छा खासा बड़ा मार्केट है, और पाकिस्तान से वही चीज़ इंडिया भी होके आती है, जबकि वो इंडिया से होके पाकिस्तान जाना चाहिए था, तब जाके इंडिया की इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों, आप सब जानते हो कश्मीर को हम क्राउन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये वाला पॉइंट भी नोट कीजिएगा कि क्राउन ऑफ इंडिया इज़ कश्मीर। और यहाँ पर एक एरिया है जो सियाचिन कहलाता है, वो बहुत ऊंचाई पे है और वहाँ पे कोई भी
रह नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है वहाँ पे रहना। और इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी वहाँ पे सरवाइव कर रही है, तो उसके लिए सल्यूट कमेंट्स में। यहाँ पे एक और बात बता दें कि मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है पूरे वर्ल्ड में। जैसे बहुत सारी जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री है, और उसी तरह से कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री है बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट विद द पाकिस्तान इन द वेस्ट। जो वेस्ट की तरफ इसका पाकिस्तान है और ईस्ट की तरफ से इसका चाइना है, इन दो की वजह से, और बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंसी जो कश्मीर में चल रही है। और लद्दाख में एक माउंटेन है जो करगिल वाले लेह और करगिल के हाईवे के बीच में है। एक हिल आता है जिसको हम मैग्नेटिक हिल कहते हैं, यानी कि वो स्लोप इस तरह से है, अगर आप इस स्लोप के ऊपर अपनी गाड़ी को रोकोगे तो वो नीचे नहीं जाएगी बल्कि ऊपर चली जाएगी, जिसको हम अपवर्ड ड्रिफ्ट कहते हैं, यानी कि वो गाड़ी ऊपर जाती है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट। और कश्मीर में चिनाब के ऊपर जो नदी है एक ब्रिज बन रहा है। रेलवे में इंडिया और कश्मीर की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जो अभी बन रही है एक चिनाब ब्रिज बन रहा है। जब वो तैयार हो जाएगा तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रिज कहलाएगा। आप सब जानते होंगे कि 2019 तक कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहा था कि कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आर्टिकल 370 की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 है, उसकी मदद से कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। उससे ये मतलब कि जितने भी इंडिया में लॉज पास होते थे वो सारे कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होते थे तब तक जब तक कि कश्मीर का लेजिस्लेचर उनको खुद रेटिफाई ना करे और अपने ऊपर लागू ना करे। और फिर ये स्पेशल स्टेटस या आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा, और ये प्रेसिडेंट ऑर्डर की मदद से ही 1954 में स्पेशल स्टेटस कश्मीर को दिया गया था। और उसी के साथ साथ कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, यानी कि दो हिस्से किए गए, स्टेट से उतारकर उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये भी था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। अब चलते हैं कुछ हिस्टोरिक फैक्ट जानेंगे हम इंडिया के बारे में, जो बड़े अजीब है कि वाराणसी एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश में जो दुनिया का सबसे पुराना इनहैबिटेड सिटीज़ मानी जाती है, जो कि 5000 पहले लॉर्ड शिवा ने बसाई थी। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडियन अम्पायर यानी कि ब्रिटिश राज या ब्रिटिश रूल में जो इंडिया था, इट वॉज द रिचेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ये सबसे अमीर वाला मुल्क कहलाता था, लेकिन वही लोग हमें लुटा के चले गए। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ये A.O. ह्यूम के द्वारा वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन थे एक। इन्होंने चाहा कि हिंदुस्तान के लोगों में अब कुछ ख्याल अच्छे आ रहे हैं और ये आज़ादी की तरफ शायद सोच रहे हैं, तो इनके जो जितने भी इनके लीडिंग लीडर्स हैं उनको A.U. ह्यूम के द्वारा इस INC के परचम के नीचे लेके आएंगे, ताकि हमारा फर्स्ट हैंड नॉलेज इन पे मिले कि ये क्या कर रहे और ये क्या सोच रहे हैं। लेकिन इसी कांग्रेस ने, INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ादी की दर पे खड़ा कर दिया है। और फाइनली अंग्रेज़ों को हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में देना पड़ा और हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 14 अगस्त की रात को पंडित नेहरू जी ने ट्रायस्ट विद डेस्टिनी एक स्पीच दे दी, जो पूरी इंडिया में रेडियो के ऊपर टेलीकास्ट हुई थी, और सुबह का दिन यौम आज़ादी का था। और फिर आज़ाद मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, जो हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जिसका पहली बार M.N. रॉय ने आइडिया दिया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे, और फाइनली ये 26 नवंबर 1949 तक उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया। लेकिन वो रुके कुछ दिन के लिए, ताकि वो 26 जनवरी यानी कि जिसको हम आज रिपब्लिक डे बना रहे हैं, इस दिन से आइन को अपने ऊपर लागू किया जाए। और ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि पूर्ण स्वराज 1930 में 1930 में इसी दिन पे 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की डिमांड उसी दिन की थी। और इसलिए जब आज़ादी मिली तो हमने इसी दिन को एज एन रिपब्लिक डे करार दिया गया। और उसी के बाद 22 जुलाई को हिंदुस्तान ने अपना कौमी परचम चुन लिया, नेशनल फ्लैग, और 24 जनवरी को कौमी तराना, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम भी चुन लिया। और 24 जनवरी को 1950 को ही आज़ाद देश के लिए पहला प्रेसिडेंट चुन लिया,
जो राजेंद्र प्रसाद साहब थे। आगे चलते हैं हम रिलीजन की ओर, और यहाँ पे आप कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें देखोगे कि इंडिया इज़ होम ऑल मेजर वर्ल्ड रिलीजन, जितने भी दुनिया के सबसे बड़े मज़हब है, हिंदुस्तान उनका घर है। जैसे कि हिंदुज़म हिंदुस्तान से निकला हुआ है, बुद्धिज़्म हिंदुस्तान से निकला हुआ है, जैनिज़्म हिंदुस्तान से निकला हुआ है, और सिखिज़्म हिंदुस्तान से निकला हुआ है। और दूसरी बात यह कि गोल्डन टेम्पल के बारे में शायद आपने सुना होगा, जो पंजाब में अमृतसर में है, वो लगभग 50,000 लोगों को रोज़ाना खाना खिलाता है। और अगर कभी कभार कोई त्यौहार वगैरह हो तो ये 50,000 से लेकर 1 लाख तक चला जाता है। इसके बाद कैलाश टेम्पल जो 12 साल पुराना है, ये औरंगाबाद में पाया जाता है, और ये एक ही पत्थर का बना हुआ है। इतना बड़ा टेम्पल जो है खाली एक पत्थर का बना हुआ है, और 12,000 साल पुराना टेम्पल है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद है मस्जिदों का, मॉस्क्स, जो पूरे दुनिया में है, और यहाँ के 3 लाख मॉस्क्स इंडिया में पाई जाती है। और शायद पूरे दुनिया के मुसलमानों के मुल्कों के मस्जिदों को मिला के भी इतनी मस्जिदें वो ना बना सके, ना जुड़ पा सके, इतनी ज़्यादा मस्जिदें यहाँ पे है। और कुंभ मेला के बारे में आप सब जानते हैं कि जो 12 साल के बाद आता है, और 4 अलग अलग जगहों रोटेशन में चूज़ किया जाता है, और वहाँ पे ये कुंभ मेला बनाया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस ह्यूमन गैदरिंग होती है। हालांकि ये इतनी बड़ी गैदरिंग होती है कि इस गैदरिंग को हम स्पेस से देख सकते हैं, और इसके लिए जितने भी सारे लोग आते हैं उनको हम स्पेस से फील कर सकते हैं कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद हम इंडिया को पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास कि इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। 780 भाषा हिंदुस्तान में बोली जाती है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़ीरो जो सिफर कहलाता है, ज़ीरो कहलाता है, वो आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था। हिंदुस्तान में ये इन्वेंट हुआ था। और आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही अच्छी किताब है, आप सबको पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस यानी कि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, जो कोरियर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, हमारी चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। 1,50,000 पोस्ट ऑफिस है, जो कि 3 टाइम्स मोर देन चाइना का है। और एक और बात बता दूं कि इंडिया के पास एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, जहां पे पोस्ट को यानी कि चिट्ठी भेजने के लिए आपको किश्ती में जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस तक, जो श्रीनगर डल लेक में है। और इसके बाद द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर मेल जो है इंडिया में ही हुआ था, और ये 18 फरवरी को 1911 में हुआ था कि इंडिया ने पहली बार हवाई जहाज़ को यूज़ किया था मेल के लिए, जो इलाहाबाद से लेकर नानी तक, जहाँ पे 6,000 चिट्ठियाँ और कार्ड्स कैरी की गए थे उस जहाज़ में। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश का, ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो 1,666.33 मीटर्स है, यानी कि 4,483 फीट। इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा आम प्रोड्यूस किए जाते हैं। 100 किस्में आमों की पाई जाती है। और जहाँ पहले हमने हिंदुस्तान में भाषा की बात की थी कि दुनिया के दूसरे नंबर पे है जहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो ये लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, जो दूसरे नंबर पे, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले भी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। और हिंदुस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलियन इंग्लिश स्पीकर्स, इंग्लिश बोलने वाले हैं। और इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मूवी इंडस्ट्री, जो कि बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा मूवी इंडस्ट्री है, जो बम्बई में है, और इसी को हम सिटी ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों की नगरिया भी कहती है। इसके बाद जो दूसरी है वो नॉलीवुड कहलाती है, नाइजीरिया की, और उसके बाद हॉलीवुड यूएस का तीसरे नंबर पे आ जाता है। और हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में टी प्रोड्यूस करता है, और मिल्क में भी ये दूसरे नंबर पे है। अगर हम दूध की बात करें तो इंडिया दूध में भी दूसरे नंबर पर है। और दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, यानी जो सबसे ऊंचाई पे क्रिकेट ग्राउंड है, वो चाहिल है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और दुनिया के लगभग 70% स्पाइसेस यानी कि मसाले वगैरह हिंदुस्तान से आते हैं, यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में स्पाइसेस के मार्केट में 70% है।
और गेम्स में आप हैरान हो जाओगे कि पोलो, चेस, लूडो, कबड्डी, स्नैक एंड लेडर और भी बहुत सारी गेम्स जो है हिंदुस्तान से ओरिजिन हुई है, यानी कि हिंदुस्तान में पैदा हुई है और अभी पूरी दुनिया में खेली जाती है। हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान ने 18 मई 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो राजस्थान की एक जगह में पोखरा में किया गया था, जिस दिन हम न्यूक्लियर पावर बने थे, और इस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। परम इंडिया का पहला इंडिजीनियस यानी कि खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर है, जो कि एक मेजर माइलस्टोन है मॉडर्न इंडिया की टेक्नोलॉजी के दुनिया में। ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है और मोस्ट फॉर्मिडेबल है, जो एंटी शिप क्रूसाइल मिसाइल है जो हिंदुस्तान के पास है, और हिंदुस्तान ने इस ब्रह्मोस को बनाया है। उसके बाद इंडिया का इनसैट सिस्टम जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो एशिया और पैसिफिक रीजन में खाली हिंदुस्तान के पास है। और दोस्तों, इंडिया ने एटॉमिक क्लॉक जो डेवलप किया है ISRO ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि पूरे दुनिया में कुछ ही मुल्कों के पास है। ISRO ने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है इस कैपेबिलिटी को कि उन्होंने हैंडल किया है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिशंस को, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ है, जिसमें एक मिसाइल में इन्होंने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया है एक ही रॉकेट के अंदर। तो हम फाइनली आ गए ओमिक्रॉन पे, जो कि 2019 चाइना वुहान से एक वायरस निकला था, जिसका पहला वेरिएंट हमने सितंबर 2020 में देखा था। इसका नाम अल्फ़ा हमने रखा था। फिर उसके बाद डेल्टा जो अक्टूबर 2020 में देखा गया, फिर गामा यानी कि थर्ड वाला नवंबर 2020 में देखा गया। उसके बाद बेटा जो मई 2020 में देखा गया, और इस वक्त नवंबर 2021 में जो ओमिक्रॉन देखा गया। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ओमिक्रॉन जो है वो एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का, यानी इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसमें से एक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी है। तो दोस्तों, ये ओवरटेक कर रहा है डेल्टा को, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ये फैल रहा है पूरे दुनिया में। और ये ओमिक्रॉन जो है ये लेस सीवियर डिजीज़ है देन डेल्टा, यानी कि डेल्टा से कम ही वहशी है ये, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये डेंजरस नहीं है, ये भी जानलेवा हो सकता है। इस वायरस से जो ज़्यादा झूल सकते हैं वो एडवांस्ड एज वाले, यानी कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई और जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं किया हुआ है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। माहिरीन और रिसर्चर्स का ये कहना है कि ओमिक्रॉन जो है ये कोरोना वायरस की एंड गेम है, कि ये इसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये वेरिएंट जो इंसान के लंग्स तक नहीं पहुंचता बल्कि उसके गले में ही एक्टिवेट हो जाता है, और उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और जिसकी मदद से लोगों के अंदर एंटीबायोटिक खुद ब खुद बन रहा है, जिसकी मदद से हमें कोरोना से लड़ने की क्षमता मिलेगी। और डॉक्टर्स का भी ये भी कहना था कि कोरोना वायरस जो अनइविटेबल था, कि इसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते थे तब तक जब तक कि ये ओमिक्रॉन नहीं आया। अब ये उम्मीद की एक किरण लेके आया है कि हो सकता है इसकी मदद से कोरोना का काल ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि दुनिया में रहे भी, लेकिन एक सीजनल फ्लू की तरह, जैसे इससे पहले भी सीजनल काफ़ी फ्लूज़ हैं उनकी तरह ये भी रहेगा, लेकिन उतने ज़्यादा जानलेवा नहीं होगा। और भी बीमारियों से इंसान मर जाते हैं, उसी तरह से जो वनरेबल पीपल हो खाली वो इससे मर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हो, ऊपर वाले इस थर्ड वेव में कितने ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड है और डेथ रेट एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ओमिक्रॉन वाला एज़ कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस हमारा दोस्त है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।